बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कि आपका दिन रहमतों और बरकतों भरा गुजरे। आज चूँकि हमजा जुम्मा है तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात वो यही है कि किसी का जो राज है उसको पोशीदा रख लिया जाए। कोई भी अगर आपसे कोई बात करता है तो वो आपको अपना सीक्रेट अपना बताता है, तो उसको हम लोग ये करते हैं कि किसी के भी सीक्रेट को हम लोग जो है ना वो कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं उसकी बात को, या फिर हम बता देते हैं दूसरों को, जो कि बड़ा गुनाह है। और अहादीस भी इससे रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि पर्दा पोशी कीजिए। बिल्कुल, आपको कोई बात पता लग गई है, हम क्या करते हैं कि फौरी, अब तो हमारे ना ग्रुप्स हैं, मतलब कि हम देखें ना चैट ग्रुप्स हैं, हम क्या करते हैं कि हमें किसी के बारे में कोई बात पता लग गई है जो उस शख्स के हवाले से अच्छी नहीं है, या फिर अगर हम किसी को बताएंगे तो उसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा होगा उस शख्स का, और हम बता भी शायद गॉसिप के लिए या इसी मकसद के लिए रहे होते हैं। तो पर्दा पोशी कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बात, किसी की नेगेटिव बात को पता लग गई है तो उसको फैलाइए मत, अपने तक ही रख लीजिए। और जिस तरह से हदीस मुबारक का जिक्र इकरा कर रही हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मशअल राह ही हदीस हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हर जो हमें हुक्म दिया गया है, जो हर बात हमें बताई गई है, उसके अंदर बड़ी हिकमत। बिल्कुल हमजा, ये जो अहादीस मुबारक है इसमें यह है कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। मतलब कितनी बड़ी बात है ये। और इस अहादीस में अगर हम अहादीस को देखें या इस हदीस को हाल ही देख लें तो हमें बहुत सा सबक मिलता है। और हम मतलब आप देखें कि आपकी आखिरत संवर सकती है एक चीज़ के ऊपर अमल करने से। अब देखें ना, अब दिलों के हाल अगर इंसान जानते हो तो यकीन करें शायद एक दूसरे से सलाम दुआ से भी हम चले जाएं। बिल्कुल, कि अगर हमें पता लग जाए कि हम एक दूसरे के दिल में क्या है, तो ये अल्लाह ताला ही जानता है। और पर्दा पोशी आप लोग भी कीजिए। किसी के बारे में कोई बात पता लग जाए, हम फौरी फैलाना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। इंटरनेट की अगर फैसिलिटी हर एक के पास है तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वायरल मतलब उनको नाम दे दीजिए तो वायरल हो जाती हैं। वो यही चीज़ें होती हैं कि आप किसी की भी कोई ऐसी बात पता लगती है, आप उसको फ़ौरन से पहले इंटरनेट पे डालते हैं और वो वायरल कर देते हैं। और वो उसी के बारे में अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, ख़ास तौर पर वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी गलतियों पर, कोताहियों के पर जो है पर्दे ही डाले रखे। ये हम अपने लिए दुआ करते हैं, सोचते भी हैं, तो दूसरों के बारे में भी ऐसा ही सोचिए। और अगर आपको कोई बात किसी के बारे में पता लग गई है तो कोशिश कीजिए कि उसको एक्सपोज मत कर दीजिए। और आप ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े अच्छे बने भी होते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा ये बात ना करें, लेकिन कहीं पे हमारा आर्गूमेंट उस शख्स से हो जाता है तो भरी महफिल में हम वो बात कर देते हैं जो शायद हमने सालहा साल से अपने दिल में छुपा के रखी होती है। तो वो सालहा साल की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, वो फिर होता है ना कि वो बदला लेने के लिए या उसको मतलब अगर उसको भाई इंसल्ट करने के लिए पूरी महफिल में फिर वो उसकी बात जो बता दी जाती है, कोई हल्का सा भी इख्तलाफ आपका क्यों ना आपस में हुआ हो तो इस तरह से। और ये हमारी लड़ाइयों में ना बड़ा आम सा एक जुमला है कि मैं भी इनको बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में, या मैं भी इनको बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तो ये बड़ा आम सा जुमला है। तो कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा सा सीख लें, जो अपने लिए दुआ करते हैं। और हम यही दुआ करेंगे कि सबकी कोताहियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उन पर अल्लाह पर्दे डाले रखे। और अल्लाह ताला हमें मतलब कि हमारे दिलों को नरम भी फरमाए और हमें अल्लाह ताला सही रास्ते पर डाले और हमसे गलतियाँ कोताहियाँ ना हो। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियाँ हो भी जाती हैं और इसीलिए हम इंसान हैं। तो दूसरों की गलतियों पे कम से कम पर्दा डालने की आप कोशिश कीजिए, दरगुजर भी कीजिए। आज के दिन ये प्रैक्टिस जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने थोड़ा इस पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अमल करके आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, हमारे माशरे में भी बेहतरी आएगी। कोरोना के हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं। NCOC का भी बड़ा फैसला इस हवाले से सामने आया है। कोरोना पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी तो कर दी गई है और NCOC ने
तालीमी इदारे मजीद एक हफ़्ता बंद रखने का फैसला भी किया। अच्छा, 27 हसास अजला में तालीमी इदारे एक हफ्ते मजीद बंद रहेंगे। अगर हम चित्राल की बात करें तो चित्राल के तालीमी इदारों के बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद महकमा सेहत ने मुतासर स्कूल में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी और चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि 8 स्कूल्स के 65 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई है। अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐलान किया कि सूबे के निजी स्कूलों में वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा और अमले को तालीमी इदारों में दाखिल होने की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में जुमे के रोज़ मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें WHO की तो WHO ने दुनिया के तमाम ममालिक से अपील की है कि वो इस साल के आखिर तक कोरोना की इजाफी यानी कि बूस्टर डोज जो है वो ना लगवाएं। WHO की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, एक भी डोज नहीं लगी है। अच्छा, अब इधर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकरा यहाँ पर कि जो गाइडलाइंस हैं, जो तजवीज़ है WHO की, वो ये है कि बूस्टर डोज ना लगाई जाए क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जहां पर लोगों को अभी पहली डोज भी नहीं मिली है। यानी कि मेडिकली ये फैसला उन्होंने नहीं किया, ये तजवीज़ नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कई लोग ऐसे हैं, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो अमीर ममालिक जो हैं वो गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन की पहली डोज को यकीनी बनाएं। ये एक बात की गई है और ये जो वैक्सीन इन इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये उसको एड्रेस किया गया है। बिल्कुल ऐसी ख्याल रहे कि दुनिया के कुछ ममालिक में आवाम को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है, ये तो हम लोगों को पता ही है। लेकिन अब सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो इसलिए ना लगाई जाए कि जो दूसरे ममालिक हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों को एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, उनको वहाँ पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया। बड़ी अहम एक तजवीज़ है, गाइडलाइन है या है जो भी आप कह लें। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले पाबंदियों की बात कर लेते हैं। एक हफ़्ता मज़ीद तौसी कर दी गई है, क्या है डेटा, क्या आप लोगों के साथ जो शेयर हो रहा है, सामने आ रहा है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है? क्या केसेस नीचे नहीं आ रहे हैं? क्या ये लहर टूटती हुई ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही कि फ़ैसला फिर से यही किया गया? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो डेटा है, जो पाबंदियां लगाने का मकसद था कि इस वेव में एक डाउनवर्ड स्लोप देखी जाए, तो वो अभी उतनी नहीं, हमें केसेस में इतनी वाज़े कमी नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम पाबंदियों को अभी नरम करते। तो इसलिए अभी जो एक स्लाइड सी एक प्लेटो की तरफ सिचुएशन है, मगर अभी वो जो ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ड्रॉप अभी हमें नहीं मिला है। तो इसलिए यही डिसाइड किया गया कि अभी मजीद एक हफ्ता जो है इन पाबंदियों को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, NCOC की जानिब से स्कूल्स को मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची में इत्तलात ये भी आ रही है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के बाद मार्केट्स जो हैं वो उन्होंने जुमा के रोज़ खोल दिए हैं। अगर तमाम फैसले डेटा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं तो फिर ये हमें तजाद क्यों नज़र आ रहा है बीच में? देखिए जी, NCOC जो है वो एक फेडरल अदारा है और वो प्रोविंसेस को सिर्फ अपनी सिफारिशात दे सकता है, उनको एडवाइस कर सकता है। तो जो डेटा है उसकी रोशनी में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही रेकमेंड किया है कि अभी फ़िलहाल हमें इन सरगर्मियों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, लोग इकट्ठे होंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। और स्कूल्स का भी यही है कि ये डेल्टा जो है ये बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रहा है और बच्चे जो हैं वो अगर सिम्टोमेटिक ना भी हों तो वो कैरियर्स बन जाते हैं और जब वो अपने घरों में जाते हैं, हर एक के घर में बुजुर्ग होते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो हमें फील हुआ है, जो डेटा हमारे पास आया है कि ये इसके फैलने का एक सबब जो है वो स्कूल से बच्चे भी घरों में लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऐसे हालात तो नहीं है कि हम ये देखें कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब फिर से जाना पड़ेगा? ऐसी तो बिल्कुल सूरत हाल नहीं है या अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है कोई ऐसी चीज़? नहीं, देखिए इस वक्त अंडर कंसिडरेशन तो नहीं है, मगर ऑप्शंस हमेशा टेबल पे रहती हैं। और अभी जो सिचुएशन है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्लेटो है, एक स्टेबिलिटी है कि केसेस अगर कम नहीं हो रहे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हो रहे। तो ऐसे में मैंने कि लॉकडाउन की अभी ऑप्शन जो है उसको कंसिडर किया जाएगा, मगर पाबंदियों के ऊपर मजीद सख्ती हो भी रही है, होनी चाहिए। और वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है कि हम जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दें और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इस वक्त मेन फोकस वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि अगर हम एक फिक्स तादाद तक वैक्सीनेट करने में
कामयाब इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं तो फिर हम इसके फैलाव को रोक सकेंगे, क्योंकि एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ आपने वैक्सीनेशन की बात की है, एक सर्कुलर जो सबकी नज़रों से गुजरा, उस हवाले से बता दीजिएगा मुसद्दिका है या नहीं है, और अगर मुसद्दिका है तो एक्चुअल रीज़न क्या है कि साइनोफार्म और मॉडर्ना जो है अब लगानी बंद कर दी जाए, इसकी पहली डोज शॉर्टेज है, क्या ये वाकई ऐसी बात है? नहीं जी, देखिए ये कोई वक्ती तौर पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर पीछे से कोई कंसाइनमेंट अगर थोड़ी सी लेट हो रही होती है तो फिर वो सेकेंड, हम कोशिश होती है कि हम सेकेंड डोज वालों को पहले अकोमोडेट कर दें। जैसे ही पीछे से कंसाइनमेंट पहुंचेगी तो फिर फर्स्ट डोज वालों के लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, यानी कि अगर जिन लोगों ने पहली डोज लगाई है, दूसरी डोज के लिए अगर उनको मैसेज नहीं भी आता तो जितने दिन 28 रोज़ अगर कहा गया है, टाइम रखा गया तो उसके बाद वो जाके लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जिसको पहली डोज लगी है उसके लिए दूसरी डोज जो है वो हमारे पास रिजर्व में मौजूद हो। इसीलिए ये जो आपने बात की है कि बाज़ दफ़ा जब हम देखते हैं कि हमारे पास अब उतनी है कि जितनी से फर्स्ट डोज वालों को लगनी है, तो फिर वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए उस वाली वैक्सीन को रोका जाता है जब तक दूसरी कंसाइनमेंट ना आ जाए। तो मगर इस वक्त वैक्सीन तमाम जो हैं वो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और मज़ीद भी पाइपलाइन में है। दफ्तन फवक्तन आप देखते होंगे कि हर हफ्ते के बाद या हफ्ते में बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा कंसाइनमेंट्स जो हैं वो लैंड करती रहती हैं और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आ रही हैं। फाइजर भी है, मॉडर्ना भी है, साइनोवैक, साइनोफार्म, तमाम वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जी, और इसकी मिकदार भी काफ़ी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये WHO के मामले के ऊपर जो उनकी राय है, जो वैक्सीन इनइक्वालिटी को उन्होंने एड्रेस किया है और ये तजवीज़ दी है कि बूस्टर डोज ना लगाएं साल के आखिर तक, जब तक हम ये देख रहे हैं कि बड़े ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक पहली डोज भी नहीं लोगों को लग सकी, तो कोशिश कीजिए कि पहले उनको पहली डोज लग जाए। आपकी राय क्या है इस पर? जी देखिए, उनकी एक हद तक बात ठीक है, इक्विटी की बात वो लोग कर रहे हैं कि गरीब ममालिक को भी बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिले, मगर हमारे मुल्क में जो है वो हम लोग सिर्फ उन लोगों को वो बूस्टर डोज देने के लिए अभी तक अप्रूवल मिला है जिनकी कोई मजबूरी है, जिन्होंने ट्रेवल करना है, और उन ममालिक इस वैक्सीन के अलावा कोई वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है और इसकी बहुत थोड़ी सी तादाद है। मैं समझती हूँ कुछ हजारों में सिर्फ ये लोग हैं जिनको इसकी बूस्टर डोज की जरूरत है। तो हमारी पॉलिसी भी फिलहाल यही है कि अशद जरूरत के बगैर, और उसमें भी कैटेगरी जो है वो यही है ट्रैवलर्स की, जिनका बाहर जाना जो है इसकी वजह से वो नहीं पॉसिबल हो रहा, वो अपने घरों से दूर है, अपनी जॉब से दूर है, उनके लिए, या वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटीज में जिनके एडमिशन हो चुके हुए हैं और उनको वहाँ पहुँचना है, तो उन लोगों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल की जा रही है। सही है, सही है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम चीज़ है, लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है NCOC ने। हमने ये सुना था पहले कि जो लोग कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो फिर उनको वैक्सीन की ज़रूरत शायद नहीं रहती है। ये एक आम फहम चीज़ है जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक शख्स अभी कोरोना में मुब्तला हुआ और उसके बाद रिकवर कर गया, उसके बाद क्या उसको वैक्सीन लगवानी है या कोई दौरानिया है जिसका इंतज़ार करना है वैक्सीनेट होने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन जो है उनसे जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो चूँकि टारगेटेड होता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जो कोरोना से रिकवर कर जाते हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। इसके लिए वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जिनको तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो जैसे ही सिम्टम्स खत्म होते हैं वो लगवा सकते हैं, और जिनको सिवियर कोरोना होता है उनको थोड़े से गैप के बाद जो है वो फिर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ये गाइडलाइंस बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मसला ये भी हमने खुद भी, मतलब मैंने देखा जब हम शॉपिंग सेंटर गए वहाँ पर लोगों की तरफ से ये शिकायत थी उन लोगों को कि उन्होंने दोनों जो वैक्सीन हैं वो लगवा ली, कम्प्लीटेड वैक्सीनेटेड है, लेकिन जब उनका ID कार्ड उसमें मैसेज किया जाता है तो उनको पार्शली वैक्सीनेटेड का मैसेज आता है। इस बारे थोड़ा मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है, तो इस बारे में नादरा क्या कर सकता है और आप इस बारे में हमें क्या बता सकती हैं कि उन लोगों को जो मसला आ रहा है वो कैसे हल हो सकता है? जी, इसके लिए इन्होंने एक वो लिंक और नंबर भी दिया है जिसके ऊपर आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं। वैसे ये सिर्फ यही होता है कि चूंकि आपने देखा है कि जिस तरह से 15 लाख तक हम डेली डोजेस के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं और मोबाइल वैक्सीनेशंस भी हो रही हैं, मोबाइल वैन्स भी घरों तक जा रही हैं, उनके पास टैब्स होते हैं जिनके साथ इंटरनेट का कनेक्शन होता है, तो वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अपडेट करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, मगर इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है और वो इवेंचुअली सब के सब अपडेट होंगे और उनको उनका रिक्वायर्ड फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थोड़ी सी वो कई दफ़ा वो IT का कोई इशू आ जाता है और अपडेट
थोड़ा सा डिले हो जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप गई थी, और इसमें अहम चीज़ ये है कि क्योंकि WHO की जब कोई गाइडलाइन सामने आ रही होती हैं तो लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो जो बूस्टर डोज है उस सवाल से काफ़ी बात हो रही थी कि शायद तो बूस्टर डोज मना कर दी गई है, और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप बूस्टर डोज लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेडिकली ये फैसला या ये तजवीज़ सामने गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ये बात नहीं है कि आपकी हेल्थ पर बुरे असरात होंगे बूस्टर डोज के, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक पहली डोज भी नहीं लगा सके, कई गरीब ममालिक हैं, तो अगर हमारे पास वैक्सीन अमीर ममालिक के पास मौजूद है तो ये अपनी जो वैक्सीन है उधर भिजवा दें ताकि वो लोग वैक्सीनेट हो सकें, हम उनकी मदद कर सकें। सिर्फ इस हवाले से ये जो है गाइडलाइंस सामने आ रही हैं, और बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी कह रही हैं, अगर किसी ने ट्रैवल करना हो तो। अच्छा, और दूसरा ये कि अभी जो क्योंकि अवेलेबिलिटी भी है तो फिर आप लोगों को चाहिए कि जो लोग अब रह चुके हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी कराएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ज़रूरी है। इकरा, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि हम देखते हैं कि जी अच्छी तालीम हासिल करना, ये पेरेंट्स का ख्वाब तो होता है कि हमारे बच्चे जो है ना अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन हम देखें तो अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अच्छा सरमाया होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अच्छा कमा रहे होंगे तो फिर आप बच्चों को अच्छे इदारों में भेजेंगे तो वो अच्छा पढ़ के फिर अच्छा शहरी बनेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी हद तक वाकई ही दुरुस्त हैं, लेकिन नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ कंपनी जो है अपने मुलाजमीन के लिए एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत मुलाजमीन के बच्चों को तालीम के बेहतर मौके फराहम किए जाते हैं। अच्छा हमजा, इसी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया इदारे के 3 गार्ड्स ने भी, जिनकी बेटियां जो हैं वो IT की तालीम हासिल करके आज नेटसोल कंपनी में डेवलपर्स की जॉब हासिल भी कर चुकी हैं। क्या बात है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुलाजमीन जो गार्ड्स हैं फीस तो नहीं अदा कर सकते, इतनी भारी फीस, अगर घर चला लें वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जिस तरह से इदारे जो हैं सपोर्ट कर रहे हों, तो ये 3 बच्चियां जो हैं ये उसकी ज़िंदा मिसाल हैं, और इनको भी बहुत दाद देनी चाहिए, कंपनी को भी मिलनी चाहिए, और उन पेरेंट्स को भी दाद मिलनी चाहिए। खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उनसे गुफ्तगू भी की है। मेरा भी पर्सनली इंटरेस्ट था IT में, और मेरी फैमिली भी मोटिवेट करती थी मुझे IT में, क्योंकि मेरे बाबा यहाँ जॉब करते हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेके इस कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं PhD कंटिन्यू करूँगी, स्टडीज़ करूँगी, और थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगी। मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ और मैं और लर्न करना चाहूँगी इसी फील्ड में। आई एम वेरी थैंकफुल टू SC, ही सपोर्टेड मी ड्यूरिंग माई स्टडीज़ and he also gave me this opportunity to fulfill my dreams and accomplish my good future. All credit goes to him and my family as well. एजुकेशन में पहले मैंने फिर प्री मेडिकल किया हुआ है, देन BCom, फिर उसके बाद मैंने MBA किया है, MBA फाइनेंस में किया है, MBA 3.5 ईयर्स। उसके यहाँ पे आने का जो जर्नी है बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मेरे पापा की इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, मम्मा की बहुत ज़्यादा मेहनत है, उनकी सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, और जो मेरी अपनी मेहनत है वो भी बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी इस चीज़ में, मतलब कि मेरे लिए जो बुक्स को पढ़ना, उसको रीड करना, मार्क्स लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं तो मुझे चाहिए कि मुझे भी उनको कुछ देना चाहिए इसके बदले में। तो इस चीज़ में जो यहाँ पे आने के लिए मुझे नेटसोल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने जब आफ्टर FSC मैंने BScs किया गार्डियन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 4 साल की डिग्री के बाद मैंने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, फिर 6 माह इंटर्नशिप की, देन जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और जॉब में जब सिलेक्शन होगी, मैं यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम कर रही हूँ। जो भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है इस पे जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई बग्स आ रहे हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी फिक्सिंग वगैरह जब आती है तो उसको वेरीफाई करके देते हैं। मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी कि कभी कभी हम लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या हम पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि इंसान कोशिश करता रहे, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है। तो बस मेहनत करते रहना चाहिए, ये नहीं कि अब एक दफ़ा नाकामी हुई तो थक के बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिस रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये आज मकाम दिया है, और उसके बाद मैं सलीम गौरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की, और नेटसोल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी मदद कर रहे हैं।
मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी ने BScs कंप्लीट कर लिया है, वो भी नेटसोल की मदद से, और बाकी जो बेटियां वो ज़ेर तालीम है, वो उनकी स्टडी जारी है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। नेटसोल हमें सपोर्ट कर रहा है, सलीम साहब हमारी बहुत रहनुमाई कर रहे हैं। बड़ी बेटी ने जो ही अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है तो उसके बाद उसने यहाँ पे नेटसोल में अप्लाई किया और नेटसोल ने उनको यहाँ पे हायर कर लिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बहुत ही अच्छी फील्ड में एक अच्छी जॉब अपनी जो है जारी किए हुए है, और अपनी जो है उसने सर्विस जारी रखी हुई है, अपना काम कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, और टीम भी उसको बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, साथ बहुत उसको सपोर्ट कर रही है अपने काम से। हम बड़े खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। नेटसोल में जब मैंने नौकरी की तो उसके बाद नेटसोल एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नेटसोल ने मेरे बच्चों के लिए फ़ीस मुहैया की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी या 2 बेटे हैं, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, और एक बच्चा अभी BCS कर रहा है और वो भी 3रे सेमेस्टर में है, और बच्ची के बाद मेरी उम्मीद है कि इसी तरह मैं उसको भी नेटसोल में लाऊं। सारे बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं और मेरी बड़ी बच्ची तलीम हासिल करके नेटसोल में जॉब लग गई है, और मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह और असल जगह सीट पे देखना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराने के लिए आप खुद को कोशिश करके बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराएँ, तकलीफ बर्दाश्त करके भी बच्चों को अच्छी तलीम हासिल कराएँ। 6 साल पहले हमें ख्याल आया कि जो हमारा सीनियर स्टाफ है, जिन्हें आप ऑफिसर स्टाफ कहते हैं, उनकी सैलरीज अच्छी है, उनके बच्चे तो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में डिग्रीज मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी टीयर है जहाँ पर लोगों की सैलरी कम है, और वो बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, गार्ड्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, ऑल हर तरह के स्टाफ है, उनके बच्चे को वो मौका नहीं मिल रहा जो हमारे सीनियर स्टाफ में था। फिर कंपनी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, इसको 6 साल पहले शुरू किया गया। तो आज आपने देखा, जिस तरह आप 3 गार्ड्स की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, तो वो नतीजा है उस 6 साल की काविश का। 6 साल लगे उन बच्चों को शुरू किया हमने, किसी को 8वीं से उठाया, किसी को 10वीं से उठाया, और उनको आज हमने माशाल्लाह डिग्री कराई। तो सिर्फ जॉब नहीं दिया, हमने उनकी तालीम में पूरा उनको सपोर्ट किया। और इसमें एक बताऊँगा आपको, सबसे बात सिर्फ नेटसोल की काविश नहीं है, नेटसोल तो सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे नज़दीक उनके माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी, जिन्होंने उन बच्चों को मौका दिया कि वो पढ़े। इस वक्त हमारे पास 570 बच्चे माशाल्लाह हमारे ज़ेर तालीम है इस प्रोग्राम के तहत, और उनमें हर तरह के जो सर्विस स्टाफ है उनके बच्चे हैं, एंड द लोएस्ट लेवल से लेकर एक जो हायर लेवल के भी ऑफिसर्स हैं जो मतलब इस टीयर में आते हैं, उनके बच्चे तालीम ले रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, ये बच्चे जहाँ हैं हम उनकी तालीम वहाँ उनको पहुँचा रहे हैं। माँ बाप उनका या माँ उनकी हमारे पास यहाँ काम करी लाहौर में, तो बच्चे अगर सक्कर में हैं या वज़ीरिस्तान में हैं या मुल्तान में, उनकी तालीम उनको वहाँ पहुँचाई जा रही है, फीस उनकी वहाँ दी जा रही है, यूनिफॉर्म हम उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। हम मेक श्योर करें कि बच्चे किसी तरह अपनी तालीम हासिल करें। तो ये खुद रिपोर्ट आपने देखी है कि कितना ज़बरदस्त काम करी कंपनी, और जो वालिदैन जिन्होंने उनको बच्चों को पढ़ाया और इधर तक पहुँचाया, उन सबको ही हमें अप्रिशिएट करने की वैसे वाकई अगर हम देखें ना, तो सहूलियात होना तो एक हम देखें तो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लगन होना उससे भी अहम चीज़ है। और हम ये तीनों जो वालिद थे, इनकी लगन को जो सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने जो फ़ैसला किया, और फिर यकीनन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आसानियाँ फरमाई, अल्लाह तमाम लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, और माशाल्लाह वो बच्चे बड़े दाद को बिल्कुल ऐसे ही। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे